हेलो बच्चों, ये मेटल एंड नॉन मेटल का फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम मेटल के बारे में कुछ देखते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल या नॉन मेटल ये सब कैसे हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, यानी हमारे आसपास कैसे मिलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि मेटल या नॉन मेटल या मेटेलॉइड्स जो भी मिलता है वो सब हमारे अर्थ से मिला है। हमें ये सारी चीज अर्थ से ही मिली। अर्थ में भी कहाँ से? फ्रॉम अर्थ क्रस्ट से। ये सारी की सारी चीजें अर्थ क्रस्ट से मिली हुई है। ठीक है, तो आपसे पूछता है अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है या क्या चीज है। यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मिलता है। तो सबसे ज्यादा बच्चों ऑक्सीजन मिलता है, उससे कम थोड़ा सिलिकॉन मिलता है, उससे कम एल्यूमिनियम मिलता है। इससे भी कम जाएंगे तो Fe पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा मिलता है तो ऑक्सीजन मिलता है। सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सा मिलता है तो ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद सबसे ज्यादा मेटेलॉइड कौन सा मिलता है तो सिलिकॉन मिलता है। सबसे ज्यादा मेटेलॉइड कौन सा मिलता है? Si सिलिकॉन। सबसे ज्यादा मेटेलॉइड कौन सा मिलता है? सिलिकॉन मिलता है। उसके एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, और उसके बाद फेरम यानी कि Fe आयरन होता है। यानी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है। तो ये तीनों याद रखेंगे। ये क्या है? नॉन मेटल है। और ये क्या? मेटेलॉइड है। और ये क्या है? मेटल है। तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मेटल एल्यूमिनियम होता है। अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीजन होता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम मेटलर्जी। आज जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स मिनरल्स। देखिए, दुनिया में जितना भी आपके पास मेटल मौजूद है, अभी तक जितने भी मेटल मिले हैं वो सब ज्यादातर किसी कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, किसी चीज के फॉर्म में, मिनरल के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन के मिनरल्स पाए जाते हैं, सारे के मिनरल्स पाए जाते हैं। कुछ मेटल होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, है ना। तो कुछ मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि इनर्ट मेटल होते हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ज्यादातर मेटल कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में होते हैं। ज्यादातर मेटल कार्बोनेट और सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं। और सारे के सारे मिनरल्स हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, कुछ मिनरल्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जिस मिनरल्स में ओर्स का अमाउंट ज्यादा हो, मेटल का अमाउंट ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं ओर्स होगा वो। ठीक है, उसको ओर्स कहते हैं, वरना हम उसको मिनरल्स कहते हैं। तो अभी हम समझेंगे मिनरल्स क्या होता है और ये ओर्स क्या होता है। तो अभी सबसे आगे इसके बाद का टॉपिक हम समझेंगे मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होता है इस बात को भी समझते हैं। तो बच्चों, जिस चीज से, जो चीज हमें अर्थ के नीचे से डायरेक्ट मिलता है, मिनरल्स। ये मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स होता है जो हमें अर्थ के नीचे से डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाता है, उसको मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, मिनरल्स क्या होता है? द थिंग्स विच इज फाउंड इन साइड अर्थ इज कॉल्ड मिनरल्स। ऐसी चीज जो हमें अर्थ के नीचे से मिलती है। ठीक है, द एलिमेंट और कंपाउंड the elements or compound the elements or compound which occurs naturally from earth's
क्रस्ट, जो हमें अर्थ क्रस्ट से आराम से मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। वो हर चीज जो अर्थ क्रस्ट से हमको मिला हुआ है, जिससे हम फ्रॉम विच मेटल्स एक्सट्रैक्टेड, जिससे हम मेटल को निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स क्या होता है, वो हर कंपाउंड या एलिमेंट जो अर्थ के क्रस्ट से हमको मिला हुआ है उसको हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे ओर्स के बारे में क्या होता है। आइए समझते हैं ओर्स के। तो देखते हैं ओर्स क्या होता है। तो ऐसे मिनरल्स, डेट मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted in large amount and cheaply। तो इस बात को भी समझते हैं ओर्स क्या होता है। देखिए, अर्थ के नीचे से जितना भी आप निकालते हैं ना, वो सब मिनरल्स होता है। ठीक है, जैसे आपने आयरन निकाला तो आयरन तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, आयरन के साथ बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होगी। इसी तरह से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के साथ भी इम्प्यूरिटीज होगी। हर एक मेटल के साथ कुछ ना कुछ आपको इम्प्यूरिटीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब आप इम्प्यूरिटीज के साथ सारे मिनरल्स को निकाल लेते हैं, तो जो भी कंपाउंड निकालते हैं उसको आप मिनरल्स कहते हैं। अब उस मिनरल्स में भी हम उस कंपाउंड को देखते हैं, उस चीज को देखते हैं जिसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा है, यानी कि मेटल का अमाउंट ज्यादा है और उससे आसानी से निकाला जा सके। तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे कंपाउंड को ओर्स कहते हैं, ऐसे ओर्स। ठीक है, अब सब इम्प्यूरिटीज फाउंड इन ओर्स लाइक सैंड, सोइल, etc। तो कुछ इम्प्यूरिटीज पाई जाती है, कुछ इम्प्यूरिटीज पाई जाती है इस ओर्स में। इस ओर्स में भी कुछ इम्प्यूरिटीज होता है जिसको कहते हैं आर कॉल्ड गैंग। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज गैंग, गैंग क्या होता है। तो गैंग देखिए, ऐसे डे टू डे लाइफ में गुंडे मवाली को कहते हैं, तो यहाँ भी गंदगी को गैंग कहा गया है। जो गुंडे मवाली होते हैं वो गंदगी वाला ही तो काम करते हैं। तो वैसे यहाँ भी सैंड और सॉइल ये मेटल में मिक्सड होते हैं, तो ये उसको खराब करने का काम करते हैं। गैंग इसी को कहते हैं। तो गैंग क्या होता है, इम्प्यूरिटीज होता है। ठीक है, गैंग क्या होता है, इम्प्यूरिटीज होता है। अब यहाँ पर हम एक बात को समझेंगे, ओर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं मेनली। कुछ बात को समझते हैं। ओर्स जो होते हैं ना, ओर्स वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सल्फाइड ओर्स और एक होते हैं कार्बोनेट ओर्स। यानी कि जो भी मेटल है उनमें दो तरह के ओर्स पाए जाएंगे। एक सल्फर वाला अमाउंट पाया जाएगा इसमें, और एक CO3, यानी कि इसमें S वाले कंपाउंड पाए जाएंगे, इसमें CO3 वाले कंपाउंड पाए जाएंगे। कोई भी होगा, S होगा, इसमें CO3। जैसे मान लीजिए ZnS, जिंक सल्फाइड, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, FeS, Fe2CO3। ठीक है, इस तरह से जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट इस तरह से पाए जाते हैं। तो CuS, कॉपर सल्फेट, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। तो दो तरह के ओर्स पाए जाते हैं, एक सल्फर वाला होता है, एक कार्बोनेट ओर्स होता है। ठीक है, सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स। तो इन मेटल से हमें क्या निकालना है, सल्फर गायब करना है, हटाना है। मेटल से सल्फर को रिमूव करना है और कार्बोनेट को रिमूव करना है। ठीक है, कुछ ओर्स ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड के फॉर्म में भी होते हैं, ऑक्साइड भी होता है, किसी किसी का ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो जैसे ZnO हो गया, तो किसी किसी में होता है ऑक्साइड फॉर्म भी होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, CuS को भी ZnO के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, CuCO3 को भी ZnO के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि सल्फाइड ओर्स को भी
ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करना है और कार्बोनेट ओर्स को भी ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें दो प्रोसीजर याद रखना होगा, एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग में देखिए एस है, यानी कि ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होगा। रोस्टिंग में क्या है, एस है, ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होगा। सल्फाइड ओर्स is heated in presence of oxygen to make metal oxide। क्या कहा, रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फाइड ओर्स को हीट करते हैं। क्यों करते हैं, हमें मेटल ऑक्साइड पाना है इसलिए। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, देखिए कैल्सिनेशन जो होता है कार्बोनेट ओर्स में होता है। कार्बोनेट में देखिए O पाया जाता है ना, तो इसमें O नहीं चाहिए हमको, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो कैल्सिनेशन को में क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर्स को इज हीटेड टू फॉर्म ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहले एक बात समझेंगे, कोई भी ओर्स है वो दो तरह के होंगे, या तो सल्फाइड होंगे या तो कार्बोनेट होंगे या तो ऑक्साइड ओर्स होंगे। तो ऑक्साइड ओर्स का हम तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सल्फाइड ओर्स का और कार्बोनेट ओर्स का। तो इन दोनों से हमको क्या बनाना, ऑक्साइड्स बनाने, उस मेटल के ऑक्साइड्स बनाने। कैसे बनाएंगे, अगर सल्फाइड ओर्स है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको गर्म कर देंगे तो वो बन जाएगा ऑक्साइड्स, और अगर कार्बोनेट ओर्स है तो उसको डायरेक्टली हीट कर देंगे तो बन जाएगा ऑक्साइड्स। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली हीट करते हैं कार्बोनेट ओर्स को तो उसको कैल्सिनेशन कहते हैं, और रोस्टिंग क्या होता है, सल्फाइड ओर्स को हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक मान लीजिए जिंक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, जिंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिंक का सल्फाइड ओर ले लेते हैं ZnS। जिंक का सल्फाइड ओर ले लिया ZnS, प्लस क्या किया हमने, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट कर दिया, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट कर दिया, तो ये हो जाएगा ZnO बनाएगा पहले जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 बना लेगा। ठीक है, ZnO प्लस SO2 जिंक ऑक्साइड बना लेता है। या फिर मान लीजिए कॉपर सल्फाइड है, CuS है, तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसको हीट किया तो CuO बनाएगा प्लस SO2 बनाएगा, ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए सल्फाइड ओर्स, तो ये जो क्या कर रहे हैं, ये सल्फाइड ओर्स है, ये क्या चीज है, सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स में क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग, इस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। ऐसे ही मान लीजिए ZnCO3 है, कार्बोनेट ओर्स है, इसको डायरेक्ट हीट कर देते हैं तो ये हो जाता है ZnO प्लस CO2। ऐसे ही मान लीजिए CuCO3 है, इसको भी डायरेक्टली हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CuO प्लस CO2। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं कैल्सिनेशन, इस प्रोसीजर को कहते हैं कैल्सिनेशन। तो आई थिंक कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। दो प्रोसीजर करते हैं, एक कैल्सिनेशन करते हैं, एक रोस्टिंग करते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमको मेटल के ऑक्साइड फाउंड हो जाएंगे। अब इस मेटल के ऑक्साइड्स को फर्दर, अब इस मेटल के ऑक्साइड को फर्दर कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है। दिस ऑब्टेन्ड metal oxides reduced with carbon to form metal. Such metal has also some impurities. देखिए हम क्या करते हैं, अब ये जो मेटल आपको मिला है, इस मेटल को फिर से रिड्यूस्ड करेंगे किसके प्रेजेंस में, कार्बन के प्रेजेंस में। जब इस मेटल को, जैसे मान लीजिए ZnO था,
ZnO था, इसको कार्बन के प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे तो ये जिंक बनेगा और CO2 बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख लीजिए या CO लिख लीजिए, जो लिखिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही CuO है, इसको कार्बन के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो Cu बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको मेटल मिल रहा है, Zn मिल रहा है या Cu जो मिल रहा है, ये कंप्लीटली प्योर नहीं होता है, इसके पास कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं, इसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं। इस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को भी देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब मैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस करूंगा। जब हमारा मेटल ऑक्साइड से मेटल मिल जाता है, अब उसके बाद मेटल का रिफाइनिंग किया जाता है। रिफाइनिंग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज किया जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बीकर ले लेते हैं, उसमें 2 रॉड बना देते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैथोड किस रॉड का होता है, कैथोड जो होता है स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। कैथोड जो होता है कॉपर का, प्योर कॉपर का स्ट्रिप होता है, एकदम पतली सी एक पट्टी प्योर कॉपर की होती है, ये वाली। ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और क्या एनोड कैसा होता है, इम्प्योर कॉपर। ये जो एनोड बनाते हैं ये इम्प्योर कॉपर का। अब एक बात समझेंगे, हम यहाँ पे कॉपर का रिफाइनिंग लिखे हैं, किसका लिखे हैं, कॉपर का। तो यहाँ पे स्ट्रिप जो लिया है हमने, इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर। कैथोड हमने लिया है प्योर कॉपर का, एनोड लिया है इम्प्योर कॉपर का। अगर मुझे आयरन का करना होता तो ये लेते हम आयरन का और ये भी लेते आयरन का। एनोड जो लेते आयरन का स्ट्रिप लेते प्योर आयरन का, और कैथोड लेते प्योर आयरन का स्ट्रिप, और एनोड लेते इम्प्योर आयरन का स्ट्रिप। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉपर का लिया हुआ वैसे ये आयरन का हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई दूसरा मेटल, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, तो हम ये कैथोड लेते एल्यूमिनियम का और एनोड भी लेते एल्यूमिनियम का। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, एनोड जो भी होगा वो इम्प्योर मेटल का होगा और कैथोड जो भी होगा वो प्योर मेटल का होगा। यानी कि एनोड के लिए आपको इम्प्योर मेटल चाहिए। क्या चाहिए, इम्प्योर मेटल, इस बात का ध्यान रहे। और कैथोड के लिए आपको प्योर मेटल चाहिए। कैथोड के लिए प्योर मेटल जो आपके पास पहले से है उसका यूज करेंगे। ठीक है, प्योर मेटल। अब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसके अंदर सॉल्यूशन आपको भरना होता है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरना होता है, जो मेटल है आपका उसी मेटल का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड CuSO4, यहाँ पे हमने Cu लिया हुआ, यानी कि मेटल का सल्फाइड सॉल्यूशन आपको लेना है। मेटल का सल्फाइड सॉल्यूशन, जैसे CuSO4 है, यहाँ पे FeSO4 हो सकता है, Al2SO4 हो सकता है। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस हो सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट मेटल्स के ये सॉल्यूशन होना है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेना है इसके अंदर। तो क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, सॉल्यूशन का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सॉल्यूशन का नाम इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड CuSO4। यहाँ पे हमने Cu का ले रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऑन पासिंग करंट। अब इसमें करंट पास कराना है। अब इसमें क्या कराना है, करंट पास कराना है। थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फॉर्म एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इम्प्योर मेथड था, एनोड जो हमने बनाया था इम्प्योर मेटल का, ये जो एनोड था ये इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इम्प्योर मेटल जो होगा, एनोड जो होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी है, तो वो इम्प्यूरिटीज नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगी। जो इम्प्यूरिटीज है, एनोड मड इसको कहते हैं। इम्प्यूरिटीज को क्या कहते हैं, एनोड मड। इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड एनोड मड। वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा और इससे कॉपर निकल करके कॉपर का Cu+ चार्ज इस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे Cu2+ डिपॉजिट हो जाएगा, Cu2+ डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। अब जैसे जो भी मेटल होगा ना, वो मेटल यहां से निकलेगा और इस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। किस पे, कैथोड पे आके डिपॉजिट, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है इसलिए इस पे आके ये डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। भाई यहाँ लिखा हूं मैं, ऑन पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फॉर्म एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो एनोड बना हुआ इम्प्योर मेटल का, वो इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। उसके बाद क्या होगा, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट एट द कैथोड। जितना इसका प्योर मेटल डिसॉल्व होगा, वो सारा का सारा इस कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा इस
इस पे जमा हो जाएगा। और क्या होगा, इम्प्योरिटीज, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होगा वो सेटल डाउन, जो इसमें इम्प्योरिटीज होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम, कॉल्ड एनोड मड। उसी को क्या कहेंगे, एनोड मड कहेंगे। तो इस तरह से पूरे मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा आपका, यानी कि प्योर कॉपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा पूरा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए इस बात को हम फिर से समझते हैं, सिर्फ एक कॉपर का एग्जांपल लेकर के सारी बात को। ठीक है, इस फिगर को रहने देते हैं ताकि इस फिगर पे हम कुछ अच्छे से समझ सकें। मैं कॉपर के लिए कर देता हूं, आप किसके लिए बनाएंगे, Fe के लिए आप बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये होगा कि आपको मिलेगा CuS मिलेगा या फिर CuCO3 मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा या कॉपर कार्बोनेट, आपको सबसे पहला चीज मिलेगा। तो आपने देखा ये कॉपर सल्फेट है, सल्फाइड ओर्स है, तो CuS को आपने क्या किया, CuS को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट किया, तो ये बन गया CuO प्लस CO2। ठीक है, इसको आपने कहा रोस्टिंग। उसके बाद या फिर आपको कार्बोनेट मिला CuCO3, तो इसको आपने डायरेक्ट हीट कर दिया, तो आपको मिला CuO प्लस यहां पे SO2 होगा, सॉरी, और यहां पे हो गया CO2, ऐसा हो गया। इसको आपने कहा कैल्सिनेशन। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपने ये किया। अब आपको जो ये CO मिला है, CuO, इस CuO को आपने कार्बन के साथ ट्रीट किया और गर्म किया, तो हो गया Cu प्लस CO या CO2 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, बैलेंस आपको करना है। तो ये मिल गया आपको। अब ये जो कॉपर मिला है ये आपको इम्प्योर कॉपर है, अभी भी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, इम्प्योर कॉपर। अब इस इम्प्योर कॉपर से आपको प्योर कॉपर चाहिए, तो आपने क्या करा, इस इम्प्योर कॉपर का एक रॉड एनोड बना दिया और आपके पास जो पहले से अवेलेबल प्योर कॉपर होगा उसको एक ऐसा ले ली, एक पतली सी स्ट्रिप लेना है, ये एकदम पतला सा होना चाहिए, ताकि इस पर जब कॉपर जमा होगा तो ये काफी मोटा हो जाएगा, है ना, इसलिए ये स्ट्रिप लेनी है एकदम पतली सी। ठीक है, और अब चूंकि ये कॉपर का है तो ये कॉपर सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब आपने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क करा दिया। इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क कराने से क्या होगा, ये एनोड वाला जो रॉड है, जो इम्प्योर कॉपर का रॉड है, ये पिघलना शुरू होगा और इसमें सॉल्यूशन में मिक्स होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो इम्प्योरिटीज होगा वो इसी रॉड के नीचे आके जमा हो जाएगा और इसके पास जो प्योर कॉपर होगा वो धीरे धीरे आकर के इस पे स्ट्रिप पे आके जमा होना शुरू हो जाएगा। अब ये स्ट्रिप पहले तो बहुत पतला था, अब बहुत ज्यादा कॉपर जब इस पे जमा हो जाएगा तो ये स्ट्रिप कैसा हो जाएगा, पूरा मोटा स्ट्रिप हो जाएगा और ये स्ट्रिप भी प्योर कॉपर का है, उस पे और कॉपर जमा हो जाएगा, तो कुल मिला के आपको एक कॉपर का रॉड मिल जाएगा। इस तरह से प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ बात समझ लेते कोरोजन के बारे में, जंग लगना क्या होता है। तो बच्चों अलग अलग मेटल पे अलग अलग तरह से जंग लगते हैं, अलग अलग मेटल पे अलग अलग तरह से जंग लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिल्वर की बात करें, Ag की बात करें, तो ये सल्फर को खींच लेता है तो Ag2S बना लेता है। क्या बना लेता है, Ag2S बना लेता है, AgS बना लेता है, AgS बना लेता है। ये ब्लैक कलर का होता है, यानी कि सिल्वर पे जो जंग लगता है वो ब्लैक कलर का लगता है। ठीक है, इसी तरह से कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो CuCO3 बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसलिए तो कॉपर के बर्तन में जो पानी, कॉपर के बर्तन को कुछ समय तक आप खुले में छोड़ दीजिए, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई Fe है तो ये मॉइस्चर प्लस एयर के साथ जब रिएक्ट करता है तो बना लेता है Fe2O3 इंटू XH2O, ये बना लेता है। इसको कहते हैं रस्ट, इसको क्या कहते हैं, रस्ट। एक्स का मतलब यहाँ पे पता नहीं होता है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमें पता नहीं होता है, तो ये होता है रस्ट। तो डिफरेंट कंपाउंड में अलग अलग तरह से रस्ट लगते हैं। ठीक है, Ag पर रस्ट सिल्वर की वजह से लगता है, कॉपर पे रस्ट CO2 की वजह से लगता है और Fe पे रस्ट मॉइस्चर और एयर की वजह से लगता है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज एब्सेंट होगा तो मॉइस्चर इस पे रस्ट नहीं लग सकता, यानी कि Fe पे रस्ट
नहीं लग सकता। अगर कोई भी चीज एब्सेंट हो, मॉइस्चर एब्सेंट होगा तब भी नहीं लगेगा, और एयर एब्सेंट होगा तब भी नहीं लगेगा। एयर का मतलब हम कहते हैं ऑक्सीजन से, एयर का मतलब ऑक्सीजन से। तो इन दोनों में से कोई भी एब्सेंट अगर होगा तो रस्ट नहीं लगेगा। तो अब प्रिवेंशन करते हैं, प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी बरतते हैं। तो जो आयरन होता है, आयरन के साथ दो काम किया जाता है। एक तो पेंटिंग करते हैं, पेंट कर देते हैं आयरन के ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं, जिंक की कोडिंग की जाती है, जेडन कोडिंग, जेडन कोटिंग होता है, COATI, जेडन कोटिंग। तो जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। कभी कभी एल्यूमिनियम की भी कोटिंग की जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं एनोडाइजेशन। एल्यूमिनियम की कोटिंग एनोडाइजेशन, जिंक की कोटिंग गैल्वेनाइजेशन। तो ये दो तरीका है जिससे मेटल को बचाया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ एलॉय होते हैं। एलॉय क्या होता है, एक मेटल में दूसरे मेटल को मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, मेटल मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, इन सबका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या दो नॉन मेटल मिल करके, सिर्फ दो नॉन मेटल मिल करके एलॉय बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। दो नॉन मेटल के मिलने से एलॉय नहीं बनता है। तो एलॉय बनाने के लिए कम से कम एक मेटल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम कुछ एलॉय के नाम सीख लेते हैं। जैसे हम सीख लेते हैं स्टील, एक होता है स्टील। स्टील कैसे बनता है, Fe से, क्रोमियम से प्लस निकल से। स्टील कैसे बनाते हैं, स्टील बनाते हैं Fe से, क्रोमियम से और निकल से। इसी तरह से आपने एक पढ़ा होगा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज, है ना। ये कैसे बना, Cu प्लस टिन से, टिन कहते हैं इसको, Sn को टिन कहते हैं। Cu और Sn को मिलाने से ब्रॉन्ज बन गया, ठीक है। इसी तरह से ब्रॉन्ज के साथ साथ एक बनता है ब्रास। एक क्या बनता है, ब्रास। ब्रास क्या होता है, पीतल को कहते हैं ना। ये बनता है Cu प्लस Cu, और किससे बनाते हैं, Cu प्लस Fe। ब्रास बना जिंक से, Cu प्लस Zn, ब्रास। एक होता है गन मेटल। गन मेटल किससे बनाते हैं, इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो, तो क्या होगा, Cu प्लस करो, Cu ही रहेगा। एक यहां आ जाएगा Sn और यहां आ जाएगा Zn, ठीक है। आपसे एक पूछता है, एक एलॉय है, उसको कहते हैं जर्मन सिल्वर। एक एलॉय है, उसको कहते हैं जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। इन जर्मन सिल्वर परसेंटेज ऑफ सिल्वर इक्वल टू व्हाट, यानी कि जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर होता है, तो आप कहेंगे 0%। यानी कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है, सिर्फ नाम का ही वो सिल्वर फूल्स बनाने के लिए होता है। एक होता है सोल्डर। सोल्डर क्या होता है, सोल्डर जो आपका फ्यूज वायर होता है ना, फ्यूज वायर या फिर सोल्डर, जो वेल्डिंग करने वाले लोग एक वायर का यूज करते हैं, उसको सोल्डर कहते हैं। ये दोनों बनते हैं किससे, लेड और टिन से। ये किससे बनते हैं, लेड और टिन से, Pb प्लस Sn से बनते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है अमलगम, कहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, अमलगम। अमलगम यानी कि अमलगम क्या होता है, इफ वन मेटल इज Hg, यानी कि अगर Hg एक मेटल होगा तो उसको हम अमलगम कहेंगे। कोई सा भी बना रहे हैं आप, क्या बना रहे, कोई सा भी एलॉय बना रहे हैं आप, कोई सा भी एलॉय अगर बना रहे हैं, उसका एक मेटल अगर Hg है, कोई सा भी एलॉय बना रहे हैं, उसका एक मेटल अगर Hg है, तो हम उसको अमलगम कहेंगे, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है।
अब हम फिर किसी दूसरे चैप्टर को देखेंगे। और भी बहुत सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, देखा कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।